गुरु जी को मेरी चरण वंदना और डिवाइन संगत को मेरा प्रणाम। मैं अपनी लाइफ को दो हिस्सों में बांटता हूँ। एक हिस्सा वो जो गुरु जी से मिलने से पहले का है और एक हिस्सा जो अब चल रहा है गुरु जी से मिलने के बाद। वाकई में हम जो थे गुरु जी से मिलने से पहले कंगाल थे। कंगाली सिर्फ पैसे की नहीं, सोच की, विचार की, माइंड की, दृष्टि की, हर चीज की उसमें कंगाली थी। लेकिन आज अगर हम देखते हैं गुरु जी से मिलने के बाद तो हम वाकई शहनशाह हो गए हैं। मैं गुरु जी की शरण में 99 में आया था और 2007 में जब गुरु जी साकार से निराकार रूप में हो गए तो उन 8-9 सालों का जिस हमें गुरु जी से यही समझ आया, गुरु जी यही कहते रहे कि बंदा बन मीन्स बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। गुड ह्यूमन बीइंग की क्या डेफिनेशन थी, ये भी जब गुरु जी के साथ हम बैठते थे जिन चीज़ों के बारे में। लेकिन मैं तो गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बन सका, बंदा नहीं बन सका। रीजन बीइंग, सबसे पहले जब मैं गुरु जी के पास गया था, गुरु जी से मुझे प्यार था नहीं, ऐसा नहीं। जैसे हर कोई इस दरबार में पहुंचता है, किसी को किसी चीज़ की इच्छा है, कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई पैसे से पीड़ित है, कोई बच्चों से पीड़ित है। हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा भाव होता है जो उसको ऐसे दरबार में ले जाती है। तो उस चक्कर में मैं भी 99 में गुरु जी के दरबार में पहुंचा किसी प्रॉब्लम के साथ। ये दूसरा मैं बता दूं, ये जो सत्संग है मेरा, ये गुरु जी की 1-to-1 ब्लेसिंग्स जो मेरे पे हुई हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स जो है वो 1-to-1 है जो गुरु जी और मेरे बीच में हुई है। गुरु जी भी ये कहते हैं कि आप जब मेरे दरबार में आते हो या कोई लेके आता है तो उसको मेरे दरबार तक छोड़ दो, उसके बाद आपका कोई रिश्ता नहीं उसके साथ। उसके बाद मेरा और उसका 1-to-1 का कनेक्शन है। तो मैं भी एक किसी प्रॉब्लम में गुरु जी के पास पहुंचा था 99 में, और मैं जिनके साथ गया था उन्होंने कहा था कि आप जैसा हम करेंगे आप भी पीछे पीछे हमारे वैसे ही करिएगा। तो मेरे को एम्पायर स्टेट में जब गुरु जी शाम को बैठते थे लेके गए और उन्होंने माथा टेका। उसके बाद मेरा नंबर आया तो मैंने भी माथा टेका। तो उन्होंने हाथ से गुरु जी को मेरी तरफ इशारा करके बोला कि ये जो अंकल हैं। उसके बाद बस गुरु जी ने फिर मेरे से पूछना शुरू किया, की ना है तेरा? मैंने उनको नाम बताया। तो की करता है? मैं अशोका होटल इंजीनियर का। कितों आयो? यहाँ से आए, बैठ जाओ। हम लोग अपना वही संगत थी तब उन दिनों में 100-150 की संगत होती थी, ज्यादा नहीं होती थी। तो हम बैठ गए और मैं हैरान था कि गुरु जी ने कुछ पूछा तो है नहीं मेरे से, मेरी प्रॉब्लम नहीं सुनी और मेरे को बिठा दिया। तो मैं कोशिश करूँ कि मैं उठ के गुरु जी को कुछ कहना चाहूँ अपनी जो प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे को जिनके साथ मैं गया था उन्होंने मेरे को इशारा किया कि आप बैठ जाओ, गुरु जी को सब मालूम है। ऐसे ही उन दिनों गुरु जी 7 दिन बैठते थे एम्पायर स्टेट में। तो उस दिन हमने लंगर प्रसाद लिया और जैसे ही उस समय गुरु जी की आज्ञा लेनी पड़ती थी जाने से पहले, आज्ञा लेने के लिए माथा मैंने टेका। तो मैंने कोशिश की कि मैं गुरु जी को अपनी जो वो थी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूं। लेकिन गुरु जी ने कह दिया कहीं नहीं होता, चलो, इशारा किया, चलो। 30 साल मुझे गुरु जी से जुड़े हो गए, मैं तो बंदा नहीं बन सका, अच्छा इंसान नहीं बन सका। रीजन बीइंग कि गुरु जी की पहली शिक्षा थी कि मंगीदा नहीं होता। और मैं आज तक भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बस गुरु जी ये लास्ट है, इसके बाद नहीं मांगूंगा। अभी भी पैनिक का गुरु जी का बटन दबा देते हैं। और हम भी एज ए संगत और किससे मांगे? गुरु जी को हम पिता मानते हैं, भगवान मानते हैं, उसके अलावा हम किससे मांगे? लेकिन गुरु जी की शिक्षा थी कि एक अच्छे इंसान बनो, बंदा बनो, मांगो नहीं, मानो। और कुछ चीजें और भी उन्होंने बताई जो इशारा करते थे कि आप कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसी दौरान एक अंकल का हमने सत्संग सुना वहाँ पे। वो गुरु जी के पास आते थे, जैसे गुरु जी ऐसे ही सबको कहते हैं कि आप अच्छे इंसान बनो, बंदा बनो। तो उसको भी उन्होंने कहा होगा। तो एक दिन वो ऑफिस से आ रहे थे तो वापसी में आते हुए रास्ते में सड़क में एक गाय को किसी ट्रक ने मार दिया था और गाय जो है वो पड़ी हुई थी, इंजर्ड होकर, खून निकल रहा था। वो अंकल भी खड़े हुए, उन्होंने देखा और कुछ देखने के बाद वो चल दिए। और जब अगले दिन वो गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने उनको ये कहा कि तू चंगा नहीं किया, की हो गया? कहते तुसी कल उसे गां नूं देखिया है, वो इंजर्ड पई सी और तुसी देख के चल पे। उनको बड़ी शर्म आई कि मुझे जो जो गुरु जी ने जो शिक्षा दी है उसको फॉलो करने में
किस तरह मुझे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो हमें समझ आती थी, उस टाइम पे दिमाग में नहीं आती थी, लेकिन अब देखते हैं। और तब जब हम गए थे तो गुरु जी को हमने एक बाबा समझा था, संत समझा था। कभी हमने नहीं सोचा था कि गुरु जी महाशिव हैं। एक शायद पर्दा उन्होंने डाल के रखा हुआ था। और जब मैं अपनी प्रॉब्लम के साथ जाता रहा, उनको स्क्रीन करता रहा, तो उन्होंने कुछ भी मेरे को सुनने से इनकार कर दिया। बह जाओ, कहीं नहीं होता। उसी दौरान विद इन आई थिंक हमें 1-1.5 महीना हो गया था। तो वो जो मेरे ब्रदर एक केस में इन्वॉल्व हो गए थे, कस्टम के केस में, तो उस चक्कर में हम लोग गए थे। तो उस 1-1.5 महीने के बाद जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे उन्होंने वहाँ आना शुरू किया। तो हम लोगों ने जब देखा कि ये लोग आ रहे हैं तो कहीं हम ट्रैप ना हो रहे हों, कहीं हम फंस ना रहे हों। अदरवाइज इनको क्या पता कि हम लोग पूरी ध्यान जाते हैं। एनीवे, 2-2.5 महीने के बाद वो केस कोर्ट में शुरू हुआ। तो जिस जज के पास था उस जज ने वहाँ आना शुरू किया। तो हम लोग और पैनिक हो गए कि चलो ठीक है, ऑफिशियल जो इन्वॉल्व थे वो आ रहे हैं, तो चलो किस तरीके से उनको गुरु जी का पता लगा हो। लेकिन जज जिसकी कोर्ट में केस है वो कैसे यहाँ पे। और सुबह जब मैं कोर्ट में जाता था तो कोर्ट की मर्यादा के हिसाब से सिर को झुकाना पड़ता है एज ए ऑनर टू जज। और शाम को जब वो जज आते थे मेरे पास, मेरी गुरु जी के दरबार में जल प्रसाद की ड्यूटी होती थी, तो मैं उनको जल प्रसाद देता था तो मेरे को हाथ जोड़ के सिर झुकाते थे। तो ये गुरु जी की महिमा थी। क्या से कहाँ किस स्टेज में क्या दिखाते हैं वो ये उन्हीं को मालूम है। किस किस को ला के इकट्ठा करना है, किस किस के थ्रू ब्लेसिंग्स करनी है, ये गुरु जी को मालूम है, ये मैं उस समय मालूम नहीं था। एनीवे, इसी दौरान एक अंकल थे, उनकी बेटी की शादी थी। तो उन्होंने गुरु जी से कहा कि बेटी की शादी है, किसी होटल में करनी है। तो गुरु जी ने मेरी तरफ इशारा किया, यार टोका होटल बैठा है ना, इन गल कर ले। मेरी तरफ इशारा किया तो वो अंकल मेरे पास आ गए और मैंने उनको कहा कि ठीक है, लंगर प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद मैंने उनको कहा कि कब की किस डेट की मैरिज है। तो उन्होंने बताया, डिटेल्स बताई। तो मैंने कहा ऐसा करिए, आप कल टोका होटल आ जाइए, तो जो बैंकुटिंग का वो इंचार्ज है मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। जो मैक्सिमम डिस्काउंट वगैरह मुझे मिलेगा मैं आपको, जो अलाउड होगा तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि मिल जाए। जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद गुरु जी से आज्ञा लेने से जाने के लिए लंगर प्रसाद हो गया था। अंकल से बात हो गई थी। गुरु जी से जब गुरु जी ने मेरे से पूछा, ओ तू बैल कर ली है? मैं कह हाँ बैल कर ली है। तो कितना डिस्काउंट देगा? अब मुझे थोड़ा सा खटका लगा, मेरे से डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो मुझे अपनी प्रॉब्लम हल करानी है, मुझे अपना केस निकलवाना है। तो मैंने कहा गुरु जी मुझे जितना मिलता है मैं उससे 5% फालतू आपको दूंगा। महाशिव को मैं 5% फालतू डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये बाद में समझ आई क्या। हम लोग तो पॉल्यूटेड माइंड है ना, अपना काम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो एनीवे, बात होगी उसमें। अगले दिन अंकल आए, मैंने उनको मिलवा दिया, जो भी करना था, जितना डिस्काउंट करना था मिल गया। तो गुरु जी मेरे को जब भी किसी से इंट्रोड्यूस करते हैं मेरे को ये कहते हैं, ये अशोका होटल अंकल ने दुआ अंकल इन्होंने डिस्काउंट की गलना करी, अशोका होटल काम करता है, डिस्काउंट की गलना करी। तो मजाक में बात करते थे, हंसते भी थे, तो मैं भी सुन लेता था। तो संगत जी, जब उस केस को चलते हुए 5 महीने हो गए, गुरु जी ने कुछ नहीं, तब तक बस हम बैठते थे और लंगर प्रसाद करके माथा टेक के आ जाते थे। अब ये एक चीज बाद में समझ आई कि जो आपकी प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध के हिसाब से वो समय जो है वो कटना है। और अगर आप किसी ऐसे दरबार में, ऐसे गुरु की शरण में हो, तो वो जो टाइम पीरियड है वो गुरु उस चीज को फैसिलिटेट करके आपको, अगर सपोज हाथी जितनी प्रॉब्लम है तो वो टीटी जितनी करके आपको निकाल देते हैं। तो 5 महीने तक तो गुरु ने कोई उसके ऊपर मेरे को रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन 5 महीने के बाद एक दिन अचानक, और उठो अशोका होटल वाला कल्याण कर देता। अगले दिन कोर्ट की डेट थी। संजय जी, अगले दिन कोर्ट में हम लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वेरी वेरी माइनर पेनल्टी, जिसकी काफ़ी सजा हो सकती थी। लेकिन exactly after 5 months we were discharged and the case was closed already. So मैं गुरु जी को माथा टेका आके और मन में ये सोचा कि गुरु जी मैंने 5% डिस्काउंट दिया था, अगर मैं 3% देता तो शायद 3 महीने में छुटकारा हो जाता। फिर अगेन इट्स अगेन अवर पॉल्यूटेड माइंड। एनीवे, उसके बाद संगत जी वो दिन है, ये बात है 2000 की,
ना तो वो ऑफिशियल्स मुझे वो वहाँ नजर आए और ना ही वो जज जिसने फैसला दिया था वो नजर आए। जो गुरु जी की महिमा थी, गुरु जी का कल्याण था, गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी जो उन्होंने हमारे ऊपर की और हमें एक बड़ी मुसीबत से निकाला। तो उसके बाद तो फिर गुरु जी ने ऐसे ऐसे हवाई पे उड़ाया कि आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। बस सिर्फ एक ही समझ आई कि जिस दरबार में हम जाते हैं, गुरु जी भी यही कहते थे कि जब आप आते हो तो अपनी अकल जो है, अपना दिमाग जो है वहीं छोड़ दो, जहाँ लंगर प्रसाद लो। लंगर प्रसाद के बाद गुरु जी कुल्ला भी नहीं करने देते थे। वो यही कहते थे कि ये ब्लेस प्रसाद है और कहीं कुल्ले में वो जो ब्लेसिंग जो है वो लुढ़ ना जाए, तो इसलिए वो कुल्ला करने के लिए भी मना करते थे। तो इस तरह की ब्लेसिंग जो है गुरु की आपको मिलती थी। तो गुरु जी ने उसके बाद मेरा बेटा था जिसको यूएस भेजा, उसको जोशियों ने बता दिया था कि तेरी किस्मत में बाहर जाना नहीं है, तेरे हाथ की लकीरों में बाहर जाना नहीं है। गुरु जी ने उसको यूएस भेजा एमएस करने के लिए। उसने बीटेक यहाँ से की थी। एमएस जब 2008 में कर ली, मैंने यहाँ से उसको लोन लेके भेजा था, 25 लाख का लोन था बैंक से। तो कहने का मतलब ये है कि हर पल हर उसमें गुरु जी ने हमें संभाला है, गुरु जी ने ब्लेस किया है। ब्लेसिंग्स ऑलवेज हमेशा हमारे साथ। मैंने जो लोन लिया था, 25 लाख का लोन था मेरे ऊपर, और जब मैं 2008 में बेटे की जॉब भी नहीं थी, जनवरी में रिसेशन आ गया था, उसको निकाल रहे थे, तो मेरी रिटायरमेंट 2000 जून 8 की थी। मतलब आप ये समझिए कि जो मैं उसको पैसा भेज रहा था 2-3 महीने में, वो भी जून तक जो है तब तक की मेरे पास अरेंजमेंट था, उसके बाद वो भी नहीं था। मई के महीने में मेरे को मेरे फ्रेंड का बेंगलोर से फोन आता है कि दुआ साहब आप जून में रिटायर हो रहे हो, उसके बाद क्या कर रहे हो? तो मैंने अभी अभी तो 1.5 महीना है, मैंने सोचा नहीं है, बट मैं 2-3 महीने रेस्ट करके उसके बाद सोचूंगा कि क्या करना। तो कहने लगा ऐसा है, ये ईमेल आईडी है, इस पर अपना प्रोफाइल भेज दो। मैंने कहा भैया मुझे अभी नौकरी नहीं करनी, क्योंकि 32 साल हो गया, उसके बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो एटलीस्ट 3-4 महीने मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। तो कहने लगा आपको नौकरी के लिए कौन कह रहा है, आप अपना प्रोफाइल भेज दो ना। एनीवे उसने इंसिस्ट किया, तो मैंने भी डिसाइडेडली अपना एक प्रोफाइल बना के जिस आईडी पे भेजना था मैंने भेजा, और विद इन 2 आवर्स आई गॉट द रिप्लाई कि कैन यू कम फॉर द इंटरव्यू ऑन सैटरडे। तो सैटरडे हमारी जॉब में छुट्टी होती थी गवर्नमेंट। तो मैंने उनको मेल में कर दिया कि ठीक है, आई कम फॉर द इंटरव्यू। तो सैटरडे को मैं गुड़गांव में इंटरव्यू था। इट वाज द पोस्ट ऑफ चीफ इंजीनियर फॉर ए 5 स्टार होटल प्रोजेक्ट। मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो 1.5-2 घंटे इंटरव्यू चला, और उसी दौरान उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कब ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने कहा अभी ऐसा है, मैं अभी 1.5 महीने बाद तो रिटायर हो रहा हूँ, और जून के बाद सितंबर अक्टूबर में जो है मैं कोशिश करूंगा ज्वाइन करूँगा। मैंने कहा नहीं जी, आपकी सेहत तो बिल्कुल ठीक लग रही है, आपको 3-4 महीने क्यों चाहिए? तो हमें तो जो प्रोजेक्ट है हमारा वो एडवांस स्टेज ऑफ प्लानिंग में है, इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है हमारी, आप हमें जुलाई की कोई डेट दीजिए। जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, 7 जुलाई को मैं आई विल ज्वाइन। वो कहने लगे हम 10 जुलाई को आपको लिख देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, 10 नहीं, मैं 7 जुलाई को। पहले अभी तो आप सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे थे, और अभी आप 10 जुलाई की हमें लिख दे रहे। तो ऐसा नो, आई विल ज्वाइन ऑन। तो वो कहने लगा ठीक है, आप 7 को ज्वाइन कर लीजिएगा, बट 1 जुलाई को आपको एक आधे घंटे के लिए आना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि 30 को तो मेरी रिटायरमेंट है, और रात को मैं पार्टी वैसी होगी, क्लियर हो जाऊंगा। तो जब उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप 10-10:30 बजे के करीब आप प्लीज आधे घंटे के लिए आइए, उसके बाद आप 7 को ज्वाइन कर लीजिएगा। आई सेड ओके। तो मैं बस उठने लगा, तो कहने लगा जी आप ये इंटरव्यू जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो लेके जाइए। तो मैंने कहा नहीं, मैं आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज आई बीइंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो कहने लगा वी आर नॉट गिविंग यू अपॉइंटमेंट, वी आर ऑफरिंग यू अपॉइंटमेंट। तो संजय जी लेटर मैंने लिया, और आप बिलीव करिए जो सैलरी मेरे को उन्होंने ऑफर करी, हालांकि ड्यूरिंग इंटरव्यू वो डिस्कशन हुआ, it was 3 times at what I was retiring as a deputy chief engineer in Metro Town. 3 times। एंड वो जो लोन था मेरे ऊपर 6 महीने में कैसे कहाँ गया, गुरु जी ने, जय गुरु जी, जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। सो कहने का मतलब यह कि हर स्टेप पे आई कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट, दैट होटल विवांता गुड़गांव ताज। गुरु जी किस स्टेज में कैसे आप वो करते हैं ये उन्हीं को मालूम है। तो आप बस गुरु जी को अपना
विश्वास, फेथ, विश्वास, सरेंडर, जो भी आप कहें, जितना भी आप समझें, वो गुरु जी को मालूम है किस किस हिसाब से किसको कैसे ब्लेस करना है। कई बार ये सत्संग जो होते हैं, मैं मुझे याद है, मैं आज से 3 साल पहले सियाटल में था, सत्संग वहाँ होता है गुरु जी का। तो एक अंकल मेरे पास आए, कहने लगा आप वो अंकल, मैंने कहा हाँ जी। कहते मैंने आपका सत्संग सुना हुआ है, अगर आप वही सत्संग जहाँ करने वाले हो, सेम सत्संग, तो कहीं फुल स्टॉप कामा भूल जाओ तो मेरे से पूछ लेना। आई वॉज रियली अमेज्ड टू सी दैट स्टेटमेंट। मैंने उनको ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने कहा ऐसी क्या बात है। कहने लगा अंकल जो आपका सत्संग है ना, मैंने उसको कम से कम नहीं 200 बार सुना है। मैंने बोला क्यों? बोला ऐसा है, मैं भी आई वॉज इन्वॉल्व इन कोर्ट केस जो मेरा 2 साल से चल रहा था, और मैंने कितने ही सत्संग स्क्रॉल किए लाइट ऑफ डिविनिटी में, यूट्यूब में। मुझे आपका जो सत्संग था ना कोर्ट वाला, वो मेरा एग्जैक्टली रेलिवेंट लगा, और मैंने उसको इतना पढ़ा कि मुझे रट गया। आप फुल स्टॉप कहाँ लगा हो मुझे भी याद। तो कहना उसके बाद मेरा जो केस था, विद इन 1 वीक दैट केस वाज डिसाइडेड इन माय फेवर। सी, जिस गुरु की सत्संग पढ़ने से आपका इतना कल्याण होता है, फिर उसके तो दरबार में अब संगत जी आप बैठे हुए गुरु जी का सत्संग सुन रहे हो या अटेंड कर रहे हो, ब्लेसिंग्स तो होनी होनी। कहते हैं गुरु जी जो मेरे दरबार में आ गया, उसको 4 चीजों की ब्लेसिंग्स तो बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। फर्स्ट इज लाइफ, सेकंड इज हेल्थ, थर्ड इज वेल्थ, एंड फोर्थ इज प्रॉस्पेरिटी। इन चारों चीजों की जो एक प्रोटेक्शन रिंग है गुरु जी की, वो हर संगत के साथ हो जाती है बाय डिफॉल्ट। लेकिन इन चारों में सीक्वेंस क्या है वो गुरु जी डिसाइड करेंगे कि आपको लाइफ देनी है पहले, हेल्थ देनी है, या वेल्थ देनी है, या प्रॉस्पेरिटी देनी है। वो गुरु जी पे छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो उनको मालूम है कि हमारे हक में क्या चीज ठीक है, क्या ठीक नहीं है, ये वो डिसाइड करेंगे। और आप देखेंगे गुरु जी बार बार आके आपको अश्योर करते हैं कि मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। एक बार ऐसे ही बेटे को काफी होता था, गुरु जी मेरी सुनते नहीं सुनते, तो रात को गुरु जी आए उसके समय में, और सामने आके सोफे पे बैठ गए। जैसे ही सोफे पे बैठे तो ये हैरान हो गए, एकदम पूछा कि आप कौन हो। अगर या तो ये पहचान था कि गुरु जी हैं, तो उनसे क्वेश्चन करता है कि आप कौन हो, तो क्या जवाब मिलता है कि मैं हूँ पार्वती, नाल लेके घुमा दई तू पहचानेगा कि मैं कौन हाँ। तो गुरु जी ने हाथ ऐसे किया और साथ में पार्वती आके बैठ गई। और गुरु जी ने उससे पूछा तू इन्हें ब्लेस किया है? उसने कहा हाँ मैं इन्हें ब्लेस कर दिता है। उसके बाद वो जैसे क्लियर हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जरा से भी किसी भी बात पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको शक है, तो फिर गुरु जी की ब्लेसिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा शक मिला। आप गुरु जी को बेनता प्यार करिए। इनके बाद बेटा जब इंडिया आया तो कहने लगा मुझे सत्संग करवाना है, और कम से कम नहीं तो 1000-1200 संगत होनी चाहिए। मैंने कहा ऐसा बेटा देखो दिवाली का टाइम है, अभी 8-10 दिन रह गए हैं दिवाली में, तो इतनी संगत नहीं आई, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो दिवाली के 1-2 हफ्ते में लोगों के घर में जाते हैं, तो उनका जो है पहुंचना मुश्किल होगा। हाँ 200-250 की संगत मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो वो थोड़ा सा उसने मुंह बना लिया कि नहीं मेरा मन जो है इतनी संगत करने का है। तो मैंने कहा इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो जगह मुझे मिलेगी टाइम पे, और इतनी बड़ी जगह लेना मतलब यू हैव टू रियली सर्च फॉर इट। तो एनीवे मैंने उसको बोला कि कल सुबह मैं तेरे को दिखा देता हूँ, एक इधर बैंक्वेट हॉल है यहाँ पे हमारे राजेंद्र नगर में, सत्संग हॉल, ना बैंक्वेट हॉल, सत्संग हॉल। तो आप चलो मेरे साथ फाइनल कर देते हैं। तो मेरे साथ बैठ तो गया, चले गए हम लोग वहाँ। देखा तो वो हॉल था 200-250 के करीब। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा आपने जो डिसाइड करना कर लो, मैंने तो आपको बोल दिया। मैंने जब बोला कि बच्चा देखो अगर आया हुआ है, उसके मन में है, तो अगर उसकी मन पसंद नहीं है तो फिर मेरा उसको फाइनल करना जो है। फिर एनीवे मैंने बोला इसको हम कर लेते हैं, अगर हमें कहीं और मिल गया तो बात ही बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर हम नहीं करेंगे। तो एनीवे मैंने उसको पूछा वहाँ पे केयर टेकर था कि पैसे जमा कराने हैं इसकी फीस, तो कहना कल सुबह आप आ जाइए, और 1500 रुपये की करीब उन्होंने बताया कि जमा करा दीजिएगा तो आपका हाल बुक हो जाएगा। मैंने फिर उनसे पूछा कि इसमें हम अंदर चाय प्रसाद वगैरह, लंगर प्रसाद? बोले नहीं जी, आप सिर्फ भजन कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद नहीं दे सकते।
तो सुन के तो बेटे के चेहरे पे हंसी आ रही थी, चलो ठीक है इस जगह तो रिजेक्ट हुई। तो अब मैंने कहा अगर ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम यहाँ करने का फायदा नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया कि 1 साल पहले एक आंटी ने सत्संग किया था एशियन गेम विलेज में, वहाँ झंकार बैंक्वेट हॉल है, तो संगत में 1000 से ऊपर ही थी। तो लेट मी जस्ट चेक अप दैट। मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा तू गाड़ी में बैठ के रन वी वेंट टू एशियन गेम विलेज, और वहाँ पे देखा कि चौकीदार बैठा हुआ है एंड दैट बैंक्वेट हॉल इज सीट। मैंने उनसे पूछा, कहना कि नहीं जी ये तो डीडीए ने सील कर दिया है। तो हमारा एक और बैंक्वेट हॉल है आया नगर में, एमजी रोड के ऊपर, वहाँ आपको मिल सकती है 1000-1200 रुपये की जगह है और एसी हॉल है, तो आप वहाँ पे चले जाइए। मैंने बेटे को लिया और देन वी वेंट टू झंकार आया नगर एमजी रोड के ऊपर। देखा हॉल एसी था तो हमें पसंद आ गया। तो हमने उनसे पूछा कि क्या चार्जेस क्या होंगे, तो उन्होंने पूछा कितनी संगत है, मैंने कहा 1000 के करीब हो जाएगी। कहने लगा जी 7 लाख रुपया लगेगा, इसमें आपको हम एसी हॉल दे देंगे और देसी घी में लंगर प्रसाद दे देंगे, बाकी जो है ये फ्लावरिंग वगैरह ये जो है गद्दे वद्दे ये आपको अरेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा देखिए ऐसा है कि लास्ट ईयर आपने जो सत्संग किया था तो गुरु जी का सत्संग, तो शायद मेरे का उनको वो था गुरु जी के संग कुछ ज़्यादा ही वो था, तो मैंने कहा वो आंटी ने मुझे भेजा है जिन्होंने आपका सत्संग करवाया था। तो देन ही एग्रीड फॉर 5 लाख कि हम 5 लाख में कर दें। आई सेड ओके, मैं आपको संडे को आके एडवांस दे दूंगा। नेक्स्ट संडे को सत्संग था 31 अक्टूबर का। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर आप संडे तक पैसे जमा करा देंगे और तो आपको नेक्स्ट संडे का हम बुक कर लेंगे, आप 3 बजे तक पैसे जमा करा दीजिए। उस संडे को जसोला में एक सुधा आंटी के निर्मल छाया एनजीओ है, उनके यहाँ सत्संग था, वी वर आल्सो इनवाइटेड। मैंने कहा चलो ठीक है ये सत्संग अटेंड करके संडे का, उसके बाद हम आया नगर में पैसे जमा करा के, मैंने 1 लाख का चेक डाला जेब में, तो जाके जमा करा देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट संडे का सत्संग है ही है। तो जैसे ही हम सुधा आंटी के सत्संग में एंटर किए तो एक अंकल कहने थे, अंकल आपने वो सत्संग करवाना था वो हो गया, फिक्स हो गया? मैंने कहा हाँ फिक्स हो गया। तो कब का? मैंने बोला 31 अक्टूबर का। तो बोले कहाँ पे? मैंने कहा नहीं जगह अभी नहीं फिक्स नहीं। तो अंकल कमाल करते हो, जगह आपने फिक्स नहीं की और डेट फिक्स कर ली। ऐसे ही है। उस अंकल के मुंह से निकला कि ठीक है गुरु का एप्लीकेशन लगाते हैं, आज आपकी हो जाएगी। तो वही हुआ कि अभी वो सत्संग चल ही रहा था, उसके बाद वो अंकल आए तो कहने लगा आप फार्म हाउस में करोगे? तो मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे फार्म हाउस। तो कहता है अच्छा आप लंगर प्रसाद कर लीजिए, नजदीक ही है इसके, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने लंगर प्रसाद किया, उसके बाद गाड़ी में बैठे और वो जो फार्म हाउस था जो शनि मंदिर है जसोला का, उसके बिल्कुल बगल वाला ही साथ में अरोड़ा फार्म्स है A5 जसोला। ये जो इंदर शर्मा है सीता ट्रेवल्स वाले जो गुरु जी के यहाँ आते हैं, उनका और उनके पार्टनर का वो फार्म हाउस है अरोड़ा फार्म्स A5। तो हमने जो फार्म हाउस देखा तो हम लोग हैरान हो गए कि सच नाइस वेन्यू हमारे सत्संग, लेकिन वो कहने लगे कि ये वो अलाउ करते नहीं है शादी वगैरह या किसी और फंक्शन, सब यहाँ पे शूटिंग होती है, फिल्मों की शूटिंग होती है, उसके लिए देते हैं। मैंने कहा यार अब हम दिखाने के लिए लाए तो कम से कम बात तो कराई दो ना उनके, क्या पता बात बन जाए। तो उसने अंकल ने उसी टाइम योगी राज अरोड़ा जो है पार्टनर है इंदर शर्मा के, उनको मिला दिया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये अंकल है, इनसे बात करिए। तो मैंने जब बात करी तो मैंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा है कि हम गुरु जी का एक सत्संग करना चाहते हैं। तो साथ में मैंने उनको ये बोल दिया कि आपको तो मालूम होगा ये गुरु जी यहाँ पे हैं। कहना मैं एक बार गया हूँ उनके आश्रम में, बट मेरे जो पार्टनर है इंदर शर्मा वो काफी जाते हैं, वो उनके काफी नजदीक हैं, तो आपने देख ली जगह? मैंने कहा जी हाँ देख लिया। तो आपका हो जाएगा काम? मैंने कहा जी हाँ। कहता करिए फिर आप। मैंने हाँ कर दी, ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा सा अगर आपको एतराज ना तो मुझे बता देंगे क्या चार्ज क्या करेंगे पैसे की। पहले गुरु जी का सत्संग कर रहे हो, क्या चार्ज करना है? जय गुरु जी। मैं देखिए 1 लाख का चेक लेके बैठा हूँ जेब में और मेरे को टेलीफोन पे टेलीफोन आए जा रहे हैं वहां से जनकार से कि आप पैसे जमा कराइए 3 बजे तक ताकि आपकी हम बुकिंग कंफर्म करें। और गुरु जी क्या सोच रहे हैं, गुरु जी ने क्या सोच रखा है। तो मैं बस इतना एक्साइटेड हो गया, वहां से उठा और मैं सीधा वापस सुधा आंटी के सत्संग वेन्यू पे दोबारा गया। मैंने अनाउंस किया कि ऐसे ऐसे ये भी एक सत्संग है गुरु जी का। मैं अभी जब आया था तब मेरे पास वेन्यू अवेलेबल ही नहीं था, और जब अभी मैं एक वेन्यू फाइनलाइज करके आया हूँ तो वो करके हमने 1 हफ्ते में अगले
संडे को 31 अक्टूबर को वहाँ सत्संग किया, 2010 की बात है। और वहाँ पे जितनी भी वो टेंट लगा, वो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, इट वाज टोटली न्यू, ब्रांड न्यू टेंट। जो चांदनी बिछी, इट वाज ब्रांड न्यू चांदनी, नई परचेज करके जिस भाई ने लगाई। और एक हफ्ते में कैसे अरेंज किया, गुरु जी की मेहर के अलावा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स के अलावा पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। एनीवे, मैं सत्संग कर रहा था तो मैंने उनको जब योगी राजू को बोला कि आप ही कल सत्संग पे आइएगा, तो कहने लगा कि हाँ मैं कोशिश करूंगा अगर मैं आया तो। वो आए फैमिली के साथ अपनी। मैं उस टाइम स्टेज पे खड़ा हुआ गुरु जी का सत्संग कर रहा था, मेरे को नहीं मिले, तो उन्होंने वहाँ लंगर प्रसाद किया, उसके बाद चले गए। और जब तक मैं फ्री हुआ तो जा चुके। एनीवे, जब वो सत्संग खत्म हुआ, मैं उनको थैंक्स जरूर करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम मेरे लिए किया, और वो भी बिना किसी चार्जेस के। तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि आई शुड बी इंडक्टेड टू हिम, कि मेरे को उन्होंने इतना मेरे ऊपर वो किया, लेट मी थैंक यू। तो मैंने उनको टेलीफोन मिलाया, तो मैंने उनको कहा कि मैं आई विल रियली नेवर फॉरगेट यू, कि आपने इतना मेरे पे एहसान किया, एक ऐसे टाइम पे आपने मेरे को गुरु जी का सत्संग करने के लिए जगह दी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। तो उनके क्या शब्द थे संगत जी, अंकल दुआ अंकल मुझे आपका थैंक्स करना चाहिए। मैंने बोला वो क्यों? कि इतने सालों से मैं, ये मेरा फार्म हाउस है, कि मैं गुरु जी को यहाँ नहीं ला सका, आप गुरु जी को यहाँ लेके आए मेरे फार्म हाउस के। जय गुरु जी। कैसे गुरु जी घुमा देते हैं, देखिए आपको क्या क्या वो आपकी वो ब्लेस करते हैं आपको, इस ओनली ही नोज इट। तो इसलिए संजय जी, आप कभी भी मन में इस शंका को मत लाइए कि अगर कोई आपका काम नहीं हो रहा या किसी भी काम में डिले हो रही है, और अब तो एक ऐसी स्टेज आ गई है कि इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने, कुछ मांगने को दिल वैसे भी नहीं करता है। गुरु जी बस जो आप ठीक समझो, और दरबार में जब भी जाइए आप सिर्फ इसी इच्छा के साथ जाइए कि गुरु जी मैं तो आपके दरबार में आ जाऊं, मैं जो भी काम करूं उसमें मेरा साथ देना। वो काम हो तो गुरु कृपा, और ना हो तो गुरु इच्छा, दोनों रूप में तो आप साथ में हैं, तो फिर चिंता किस बात। तो कहने का मतलब ये है कि अब इच्छा नहीं करती कि गुरु जी से कुछ मांगा जाए, और गुरु जी को मालूम है कि जो आपकी फेवर में है आपको मिलना ही मिलना है, वो देंगे ही देंगे, चाहे आउट ऑफ द वे करके जाके दें, तो फिर आप यही कहोगे कि दिस इज गुरु जी's blessing। संगत जी, सत्संग तो और भी काफी हैं, और आपसे बस यही प्रार्थना है कि अपने गुरु से बेइंतहा प्यार करिए। आखिर में ये 4 लाइनें हैं कि आंखें खुली हों, आंखें खुली हों तो जग नजर आता है, आंखें बंद हों तो रब नजर आता है। मैं तो अधखुली आंखों में मदहोश रहता हूँ, मैं तो अधखुली आंखों में मदहोश रहता हूँ, आधा जग नजर आता है, आधा रब नजर आता है। जय गुरु जी।